आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सिर्फ मेडिकल साइंस का एक चैप्टर नहीं बल्कि हम सबकी जिंदगी से जुड़ा एक बहुत ही पर्सनल और जरूरी पहलू है। जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बिल्कुल। और जब हम ये शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ बीमारियों या शारीरिक दिक्कतों पर जाता है। हाँ, वही। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO इसे बहुत बड़े कैनवस पर देखता है। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि अगर कोई बीमारी नहीं है तो सब ठीक है। एग्जैक्टली। जबकि WHO की परिभाषा कहती है कि जनन स्वास्थ्य का मतलब है जनन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से स्वस्थ होना। सभी पहलू मतलब शारीरिक, भावनात्मक, व्यावहारिक और सामाजिक, ये चारों पहलू शामिल हैं। सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन और समाज के नजरिए से भी स्वस्थ महसूस करना। ठीक है, तो चलिए इसी कंप्लीट नजरिए से आज के स्रोतों की गहराई से पड़ताल करते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में जनन स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां क्या रही हैं, उन्हें सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए और आज हम कहां खड़े हैं। स्रोतों में एक बात पढ़कर मैं सच में हैरान रह गया कि भारत दुनिया का पहला देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर एक ऑफिशियल पॉलिसी बनाकर जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य बनाया, और ये बात 1951 की है। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। सोचिए, देश को आजाद हुए सिर्फ 4 साल हुए थे और सरकार इस बारे में सोच रही थी। तब इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग के नाम से शुरू किया गया था। जाहिर है समय के साथ इनमें बहुत सुधार हुए हैं। तो आज हम इन प्रोग्राम्स को किस नाम से जानते हैं? आज ये जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH के एक बहुत बड़े अम्ब्रेला के तहत आते हैं। अच्छा। इनका मकसद अब सिर्फ परिवार नियोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर जागरूक और जिम्मेदार हो। और इसके लिए सरकार और NGOs ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसी जागरूकता से जुड़ी एक और बात है, स्कूलों में यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन। ये हमेशा से एक कह सकते हैं सेंसिटिव टॉपिक रहा है, और शायद इसीलिए ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सही जानकारी के अभाव में ही युवाओं में गलत धारणाएं और मिथक फैलते हैं। सही बात है। स्कूलों में सही उम्र में बच्चों को जनन अंगों, किशोरावस्था में होने वाले बदलावों, सुरक्षित यौन संबंध और एड्स जैसी यौन संचारित बीमारियों मतलब STDs के बारे में वैज्ञानिक जानकारी देना उन्हें एक स्वस्थ भविष्य के लिए तैयार करना है। जानकारी और तकनीक ये दोनों ही बड़े पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन कभी-कभी इनका गलत इस्तेमाल भी होता है, जैसे कि एमनियोसेंथेसिस तकनीक का। ये है क्या असल में? देखिए, ये मेडिकल साइंस का एक चमत्कार है। इस तकनीक में प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका सैंपल लेकर बच्चे में डाउन सिंड्रोम या हीमोफीलिया जैसी जेनेटिक बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। ये एक बहुत ही जरूरी जांच है। लेकिन इसका डार्क साइड क्या है? इसका डार्क साइड है इसका दुरुपयोग बच्चे का लिंग पता करने के लिए। जब इस टेस्ट से पता चलता है कि गर्भ में लड़की है तो कई लोग गर्भपात करा देते हैं। इसे ही हम मादा भ्रूण हत्या या फीमेल फोर्टिसाइड कहते हैं। इसी भयानक सामाजिक बुराई की वजह से एमनियोसेंटेसिस के जरिए लिंग की जांच करने पर सख्त कानूनी पाबंदी है। तो एक तरफ सरकार बेहतर स्वास्थ्य के लिए नीतियां बना रही थी और दूसरी तरफ समाज में ऐसी चुनौतियां भी थी, और शायद सबसे बड़ी चुनौती थी बढ़ती हुई आबादी। स्रोत में जो आंकड़े दिए गए हैं वो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल। 1900 में पूरी दुनिया की आबादी करीब 2 अरब थी, जो 2011 तक 7.2 अरब हो गई। और भारत में ये बदलाव और भी तेज था। आजादी के वक्त हम लगभग 35 करोड़ थे और 2011 में 1.2 अरब को पार कर गए। इसका मतलब है कि आज दुनिया का हर छठा इंसान एक भारतीय है। इसकी वजह बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बताई गई हैं, जिससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई, जो कि एक अच्छी बात है। हाँ, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि हमारी बुनियादी जरूरतों रोटी, कपड़ा और मकान पर जबरदस्त दबाव पड़ा। और इसी दबाव ने जन्म नियंत्रण या बर्थ कंट्रोल को एक राष्ट्रीय जरूरत बना दिया। मुझे याद है एक दौर में हमारे दो का नारा हर दीवार पे, हर बस के पीछे लिखा होता था। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बनाने की कोशिश थी। और आज तो लगता है कि ये नारा भी पुराना हो गया है, खासकर शहरी इलाकों में। अब तो हम दो हमारा एक की सोच ज्यादा दिखती है। सही कहा। और इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए कई तरह के गर्भनिरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके मौजूद हैं। चलिए
इन पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो एक आदर्श गर्भ निरोधक कैसा होना चाहिए? स्रोत कहते हैं कि वो असरदार हो, आसानी से मिल जाए, उसके साइड इफेक्ट्स कम से कम हो और वो यूजर फ्रेंडली हो। बिल्कुल। इन्हें हम कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक यानी नेचुरल तरीके। ठीक है, ये इस सिंपल से सिद्धांत पर काम करते हैं कि स्पर्म और एग को मिलने ही न दिया जाए। इसमें एक है आवधिक संयम यानी पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अच्छा, ये वो सेफ पीरियड वाला तरीका है? हाँ, बिल्कुल वही। इसमें महिला अपने मासिक चक्र के उन दिनों में यौन संबंध बनाने से बचती है जब गर्भ ठहरने का चांस सबसे ज्यादा होता है, आमतौर पर 10वें से 70वें दिन के बीच। लेकिन ये तो काफी मुश्किल लगता होगा, क्योंकि हर किसी का साइकिल एक जैसा नहीं होता और इनके फेल होने की दर भी तो ज्यादा होगी। हाँ, इसीलिए इनकी सफलता दर बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। दूसरे प्राकृतिक तरीकों जैसे बाह्य स्खलन और स्तनपान अनार्तव के साथ भी यही समस्या है। इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन इन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसके बाद आते हैं बैरियर मेथड्स, जिसमें सबसे कॉमन है कंडोम। हाँ, ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उपलब्ध है जी। और इनका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये सिर्फ प्रेगनेंसी ही नहीं बल्कि एड्स और दूसरे STDs से भी बचाते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। भारत में एक और तरीका जो बहुत इस्तेमाल होता है वो है IUDs यानी अंतर्गर्भाशयी युक्तियां, जैसे कॉपर टी। जी, इन्हें डॉक्टर या ट्रेन्ड नर्स द्वारा गर्भाशय में लगाया जाता है और ये कई सालों तक असरदार रहती हैं। फिर आती हैं गर्भ निरोधक गोलियां जो हार्मोन्स पर काम करती हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। लखनऊ के CDRI ने सहेली नाम की एक गोली विकसित की है। मैंने इसके बारे में सुना है। इसमें खास क्या है? खास ये है कि एक नॉन स्टेरॉयडल गोली है, मतलब इसके साइड इफेक्ट्स पारंपरिक गोलियों के मुकाबले बहुत कम है। अच्छा। और इसे रोज नहीं बल्कि हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना होता है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि इसने भारतीय महिलाओं को परिवार नियोजन का एक ज्यादा सुरक्षित और आसान विकल्प दिया। गोलियों के अलावा इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स का भी जिक्र है। और आखिर में आते हैं परमानेंट तरीके, जिन्हें आम भाषा में नसबंदी कहते हैं। सही, पुरुषों के लिए वेसेक्टमी और महिलाओं के लिए ट्यूबेक्टमी। ठीक है। तकनीकी रूप से ये बहुत सरल प्रक्रियाएं हैं जिनमें स्पर्म या एग के रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। ये लगभग 100% असरदार है। लेकिन हमारे समाज में नसबंदी को लेकर, खासकर पुरुषों की नसबंदी को लेकर, आज भी बहुत हिचकिचाहट है। बिल्कुल, ये एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू है जिस पर और काम करने की जरूरत है। साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि ये एक स्थायी तरीका है। इसे रिवर्स करना यानी वापस पहले जैसी स्थिति में लाना बहुत मुश्किल और खर्चीला होता है और सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। तो ये तो हुए गर्भ को रोकने के उपाय, लेकिन क्या होता है जब ये उपाय फेल हो जाएं या किसी और वजह से अनचाही प्रेगनेंसी हो जाए? यहीं पर MTP यानी गर्भ का चिकित्सीय समापन का संवेदनशील मुद्दा सामने आता है। जी, MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे आम भाषा में अबॉर्शन कहते हैं, ये उन स्थितियों के लिए हैं जब कोई प्रेगनेंसी अनचाही हो, जैसे असुरक्षित यौन संबंध, किसी गर्भनिरोधक का फेल हो जाना या बलात्कार जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण। कई बार मेडिकल वजहों से भी इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे अगर प्रेगनेंसी जारी रखने से मां या बच्चे की जान को खतरा हो। भारत में इसको लेकर कानून क्या कहता है और ये कब तक सुरक्षित है? भारत में MTP कानूनी है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। सुरक्षा के लिहाज से प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी पहले 12 हफ्तों में कराया गया MTP सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। दूसरी तिमाही में ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और जोखिम भरा हो जाता है। अच्छा। 2017 में सरकार ने इस कानून में कुछ संशोधन भी किए। अब कुछ खास मामलों में, जैसे अगर मां की जान को खतरा हो, ये बच्चे के गंभीर रूप से विकलांग पैदा होने की आशंका हो, तो 2 रजिस्टर्ड डॉक्टरों की सलाह पर 24 हफ्तों तक भी गर्भपात की इजाजत दी जा सकती है। इसी से जुड़ा एक और जरूरी विषय है यौन संचारित रोग यानी STDs। हाँ, ये वो इन्फेक्शंस हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन संपर्क के जरिए फैलते हैं। और इनकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? चिंता की बात यह है कि इनके शुरुआती लक्षण अक्सर बहुत मामूली होते हैं, जैसे गुप्तांगों में खुजली, थोड़ा डिस्चार्ज या हल्का दर्द। कई बार खासकर महिलाओं में कोई लक्षण दिखाई ही नहीं देते। मतलब ये एक
साइलेंट दुश्मन की तरह है जो अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता रहता है। ये तो वाकई डरावना है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। अगर समय पर इनका इलाज ना हो तो ये आगे चलकर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पीआईडी, गर्भपात, बांझपन, यहाँ तक कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। तो क्या इनका इलाज संभव है? अच्छी खबर ये है कि हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और एचआईवी को छोड़कर ज्यादातर एसटीडीज का पूरी तरह से इलाज मुमकिन है, अगर शुरुआती स्टेज में ही उनका पता चल जाए। तो बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। बिल्कुल, इसीलिए जागरूकता सबसे जरूरी है। कुछ सरल नियम हैं। अनजान या कई लोगों के साथ यौन संबंध से बचें, संबंध बनाते समय हमेशा कॉन्डोम का इस्तेमाल करें और जरा भी शक होने पर बिना झिझक डॉक्टर से मिलें। अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं। कई बार सब कुछ ठीक होने और असुरक्षित यौन संबंध के बावजूद कुछ कपल्स संतान पैदा नहीं कर पाते। इस स्थिति को हम बंध्यता या इनफर्टिलिटी कहते हैं। जी, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे समाज में अक्सर इसका दोष सिर्फ महिला को दे दिया जाता है। हाँ, ये तो है। जबकि इनफर्टिलिटी के आधे मामलों में समस्या पुरुष साथी में होती है या फिर दोनों में। इसके कारण शारीरिक, जन्मजात या कई बार मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ऐसे कपल्स की मदद कैसे कर सकती है? यहाँ ART यानी सहायक जनन प्रौद्योगिकियों का जिक्र आता है। हाँ, ART में कई एडवांस टेक्निकें शामिल हैं। इनमें सबसे मशहूर है IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। ये काम कैसे करता है? इसे टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कहते हैं? इसमें महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर लैब में बिल्कुल शरीर जैसी परिस्थितियों में मिलाया जाता है, यानी फर्टिलाइज कराया जाता है। ओके। फिर जो भ्रूण यानी एम्ब्रियो बनता है उसे महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये जिफ्ट और IUT क्या है? ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगते हैं। इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये दोनों ट्रांसफर करने के तरीके हैं। जिफ्ट का मतलब हुआ कि बहुत शुरुआती स्टेज वाले भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब में छोड़ा जाता है और IUT में उसे सीधे गर्भाशय में ही पहुंचा दिया जाता है। अच्छा, ये इस पर निर्भर करता है कि भ्रूण विकास के किस चरण में है। सही पकड़े। जाहिर है ये तकनीकें बहुत महंगी और जटिल होंगी। बिल्कुल, इनमें हाईटेक लैब्स और एक्सपर्ट डॉक्टरों की जरूरत होती है। ये देश के कुछ ही बड़े शहरों में उपलब्ध हैं और बहुत कम लोग ही इनका खर्च उठा सकते हैं। इसीलिए स्रोत एक और बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण विकल्प की ओर भी इशारा करते हैं, कानूनी तौर पर बच्चा गोद लेना। सही बात है। ये उन हजारों अनाथ और बेसहारा बच्चों को एक प्यार भरा परिवार दे सकता है और उन कपल्स के लिए भी संतान सुख का एक बेहतरीन जरिया बन सकता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से एक बात तो साफ है, जनन स्वास्थ्य सिर्फ बायोलॉजी या दवाइयों का विषय नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर हमारी सामाजिक सोच, हमारी भावनात्मक सेहत और हमारे व्यवहार से जुड़ा है। और हर कदम पर सही और वैज्ञानिक जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। चाहे वो परिवार नियोजन का फैसला हो, यौन रोगों से बचाव हो या फिर बांझपन का सामना करना हो, जानकारी हमें सही चुनाव करने की ताकत देती है। बिल्कुल। अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज हमने गर्भ निरोधक गोलियों से लेकर IVF तक कई तकनीकी और चिकित्सीय समाधानों पर बात की, लेकिन एक बात बार बार सामने आई, सामाजिक और भावनात्मक कल्याण का महत्व। भविष्य के बारे में सोचते हुए ये विचार करने योग्य है कि कौन से गैर चिकित्सीय नवाचार या सामाजिक बदलाव, जैसे बेहतर शिक्षा, लैंगिक समानता या पुरुषों की ज्यादा भागीदारी, सभी के लिए जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सबसे बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं।